आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। आप हमारे इंस्टा आईडी पे भी हिट कर सकते हैं। इंस्टा आईडी नीचे दी हुई है। आज का जो पॉडकास्ट है ये रिएक्शन पॉडकास्ट नहीं है, ये टोटली एक एक्सपोज वीडियो है। आईबीएस के नए कारनामे एक के बाद एक सामने आते रहते हैं और अब एक ये नया किस्सा सामने आया है। इस बार जो किस्सा सामने आया है यह है सेलिब्रिटी मास्टर शेफ की कंटेस्टेंट और आपकी जानी पहचानी मैडम। और मैडम ही इसमें एक्सपोज नहीं हो रही है, बल्कि इनका जो ब्रांड है, जो टेबल डीकेआई है, उसको भी एक्सपोज किया गया है। इसमें इन्होंने गलत तरीके से अपने एक एम्प्लॉय का हरेसमेंट किया है। पहले उसको सब्ज बाग दिखाया, उसको सारी बातें बताई कि हम ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, और उसके बाद में उसको जब जरूरत नहीं समझी तो उसको लात मार के बाहर भी कर दिया। और वो इसमें कितने ट्रोमा में रही और कितने ज़्यादा प्रॉब्लम उसने फेस किए, उसने एक एक करके सारी बातें अपनी बयान की हैं। इतना ही नहीं, एक एम्प्लॉय अपने जॉब के लिए क्या क्या कर सकता है, ये उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे देश में ना जाने कितनी लड़कियां इधर से उधर जॉब के लिए जाती हैं और उनको इसी तरीके की बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो भी लड़कियां इस तरह से जॉब के लिए जाती हैं वो भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने। जो मैडम के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं वो भी इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि इसमें वो पूरी तरह से एक्सपोज होती हैं कि किस तरीके से उसने एक लड़की को हरेस किया, मॉरली बहुत ज़्यादा डाउन किया और उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए, एक तरह से पूरी तरह से उसे मजबूर किया कि वो ही अपना जॉब छोड़ दे। इतने पर भी वो लड़की ने खूब मिन्नतें करी और बहुत कहा कि मेरे को एक मौका और दीजिए मैडम, मेरे को प्लीज़ एक मौका और दीजिए। मैं इतनी दूर से आई हूँ, मैं क्या करके अपने घर पे जाके अपना मुंह दिखाऊंगी और किस तरीके से उनका सामना करूंगी। मेरे पेरेंट्स हैं, मैं अपनी माँ बाप की इच्छाओं का और उनकी उम्मीदों पे कैसे पानी फेर सकती हूँ। पर मैडम अपनी पूरी तरह से एटीट्यूड में रही, यहाँ तक कि उसको बात करना भी बंद कर दिया, उसके मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया। मुंबई जैसे शहर में उस लड़की को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। चलिए आपको शुरू से पूरी बात बताते हैं और डेफिनेटली मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि आप भी उसके ऊपर जरूर रिएक्ट करेंगे और अपने कमेंट्स जरूर करेंगे। दिल्ली में एक लड़की सानिया, ये उसका असली नाम है, हम कोई फेक नेम यूज नहीं कर रहे हैं। उसने निफ्ट से फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था और इसके बाद में दिल्ली में ही कहीं पर जॉब कर रही थी फैशन डिजाइनिंग में। उसका जॉब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा था तो वो किसी और जॉब के लिए देख रही थी और उसी टाइम में मैडम का टेबल डीकेआई बाहर आया। उसके अकॉर्डिंग वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी मैडम से कि मैडम का जो पर्सनैलिटी है और जो उनका बिहेवियर है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही ज़्यादा मैच्योर बिहेवियर है उनका। इसी की वजह से उनके जितने भी व्लॉग्स थे उनकी वो फ़ैन थी और वो काफ़ी दिन से वो उनको फॉलो भी करती थी। और वो अक्सर ये सोचती थी क्यों करके मैडम को इतना ट्रोल किया जाता है, वो ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। और ये फैमिली तो बहुत ही अच्छी दिखाई देती है। हाँ, हम भी कहना चाहते हैं कि व्लॉग्स में अगर आप देखेंगे तो इतना अच्छा दिखाएंगे अपने आप को, इतना स्वीट दिखाएंगे कि स्वीट भी अपने आप में शर्मा जाए। पीछे के कांड सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। अब तक पता नहीं कितने तरीके से कितनी कितनी बातों पे वो एक्सपोज हो चुके हैं। चलिए हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। उसी टाइम में इसने मैडम से कांटेक्ट किया फॉर जॉब के लिए। एक दिन अचानक इसके व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, इसमें था, हाय सानिया, मैं डीकेआई हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। अगर कोई सेलिब्रिटी किसी को कांटेक्ट करे तो जैसा कि हर आदमी, एक आम आदमी महसूस करेगा, वैसे ही सानिया को महसूस हुआ और उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर पाई कि वाकई में ये जो मैसेज है वो सही है या गलत है। इसी तरीके से उसने व्हाट्सएप पे एक्सप्रेस किया तो उसके जवाब में एक वॉइस नोट आया उसको, उसमें बोला गया कि कूल डाउन, ये मैं ही हूँ और इतना ज़्यादा डाउट मत करो और हम जो है रात को बात करेंगे। और उसके बाद में नाइट में उनका कॉल आता है और उसके बाद में इनकी बातचीत होती है कि किस तरीके से वो काम करना चाहती हैं। उन्हें एक फैशन डिज़ाइनर चाहिए जो उनके ब्रांड के लिए काम कर सके और इस तरह से इनके जो डिस्कशन जो है वो शुरू हो गए। वो सारी की सारी व्हाट्सअप चैट वो जो है दिखा रही है अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो के थ्रू। उसमें जितने भी उसने बातचीत हुई है उसके काफ़ी स्क्रीनशॉट उसने वहाँ पर दिखाए हैं और इनकी आपस में बातचीत हो जाती है कि ये कैसे काम करेंगे। तो पहले इसको पूछा गया कि ये बेसिकली देहरादून की रहने वाली थी लड़की, तो इसलिए इसको पूछा गया कि आप देहरादून से काम करना पसंद करेंगे, दिल्ली से काम करना पसंद करेंगे या फिर मुंबई में आके यहाँ पर काम करेंगे। इसको पहले तो टेस्ट के लिए ना कुछ टास्क दिए गए, मतलब 2-3 ड्रेस डिज़ाइन करने के लिए दी गई, जो डिज़ाइन करके उसने मैडम को दी। मैडम को वो डिज़ाइन की हुई पसंद आई और उसके बाद में ही एक कन्वर्सेशन इनकी शुरू हुई। सो यू कैन इमेजिन कि एक सॉर्ट ऑफ उसने इंटरव्यू कर लिया
था कि ये लड़की मेरे लिए एक सूटेबल है या नहीं है और किस लेवल के लिए सूटेबल है। तो ये बात आप नोट कीजिएगा, क्योंकि ये बातें आपको बाद में पता चलेंगी कि इनकी क्यों इंपॉर्टेंस थी। तो यहाँ सिलेक्शन होने के बाद में इसको पूछा गया कि भाई कहाँ काम करना चाहती हो, तो इसने कहा कि मैं मुंबई में रह के काम कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो है ना वहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग हैं। इसको सैलरी डिस्कशन किया गया कि आप सैलरी कितने एक्सपेक्ट करती हैं। तो सानिया ने अपने एक्साइटमेंट में उसको कोई सैलरी डिमांड नहीं करी, लेकिन मैडम ने जो सैलरी उसको ऑफर करी वो बेसिकली एट पार, या ये कहिए कि जितनी सैलरी वो आज की डेट में ले रही थी वो उससे भी थोड़ी कम थी, या ये कहना चाहिए उसके लेवल के जो एम्प्लॉय होते थे वो जो सैलरी एक्सपेक्ट करते थे उससे वो कम थी। लेकिन उसके बाद में भी उसने वो उसको हाँ बोल दिया, क्योंकि मैडम ने ये कहा कि देखो हमारा तो ना सेटअप थोड़ा सा कम है और हमारा इतना बजट नहीं है और हमने जस्ट स्टार्टिंग किया है, तो इसलिए जो आप इस पर काम करें। तो उसने उसके लिए मान लिया। अब प्रोफेशनली देखा जाए तो यहीं इसने सानिया ने गलती करी, क्योंकि अगर आप किसी के जॉब को एक्सेप्ट करते हो तो उसको रिटर्न में वो सब चीज़ें लेनी चाहिए कि मेरा ऑफर लेटर दीजिए कि मेरी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, मेरी सैलरी क्या होगी, उसके अलावा एनी अदर पर्क्स यानी छुट्टियाँ, ये सारी चीज़ें वो मेरे सारी चीज़ें मिलेंगी या मुझे नहीं मिलेंगी। चाहे छोटा सेटअप हो, आपका पीएफ क्या रहेगा, मतलब जितनी भी सैलरी रिक्वायरमेंट होती हैं और एक जॉब के लिए रिक्वायरमेंट होती है वो सारी बातें कर लेनी चाहिए थी, और कर नहीं लेनी चाहिए थी, वो रिटेन में उसको मिल जानी चाहिए थी। ये सानिया की बहुत बड़ी भूल साबित हुई यहीं पर। ना उसको ये बताया गया उसकी जॉब प्रोफाइल क्या होने वाली है और उसको क्या अकोमोडेशन या ये सब चीज़ें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, सैलरी कितनी मिलेगी, सैलरी के अलावा उसको और क्या मिलेगा, इसके अलावा उसकी छुट्टियाँ वगैरह ये सब क्या होंगी, कंपनी में उसका स्टेटस क्या होगा, वो किसको रिपोर्ट करेगी, किस तरह का सपोर्टिंग सिस्टम रहेगा उस काम करने के लिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में ना देते हुए और इसका जो ब्रांड है, जो नेम है, सेलिब्रिटी है, उस सब की वजह से हो सकता है उसने ध्यान ना दिया हो और ये सोचा हो कि जिस तरह से व्लॉग में ये बहुत ही अच्छे लोग दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है ये वास्तविकता में भी ऐसे ही होंगे। उसने सारी चीज़ें ये एक्सेप्ट कर ली। सानिया ने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी कि वो वहाँ पे मुंबई में ऐसे बीइंग न्यू है तो उसको अकोमोडेशन के लिए 1 महीने का अगर सपोर्ट मिल जाए, उसके बाद में वो वहाँ रहकर कोई ना कोई अकोमोडेशन का अरेंजमेंट कर लेगी। तो देखा जाए तो ये गलत भी नहीं था, ये उसकी थिंकिंग बिल्कुल सही थी कि क्योंकि नई जगह जा रही है तो उसे 1 महीने के अकोमोडेशन का अगर सपोर्ट मिल जाएगा तो इन बिटवीन वो अपना बैकअप स्ट्रक्चर जो है बिल्ड कर लेगी। तो मैडम ने उसको ये कहा कि मैं सोच के बताती हूँ, और बाद में उसको कहा ठीक है मैं आपका अरेंजमेंट कर दूंगी। उसके बाद में फिर दोबारा फ़ोन पे बात हुई और उसके बाद में उन्होंने कहा कि पहले पीजी में अरेंजमेंट करूंगी, फिर उसके बाद में ये कहा कि नहीं मेरी जो मदर हैं यानी मेरी जो मम्मी हैं वो फ्लैट में रहती हैं और उनके पास में एक रूम है, मैं तुम्हें वहाँ एडजस्ट कर दूंगी। तो आप देखते रहिएगा कि मैडम जो अपना ब्रांड जो ना कैसे चला रही हैं, घरेलू तरीके से चला रही हैं या प्रोफेशनल तरीके से चला रही हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे मैडम से कुछ सवाल हैं कि क्या इसी तरह से किसी एम्प्लॉय को हायर किया जाता है? आपको तो पता था, वो तो एक नई लड़की थी, लेकिन आपको तो पता है ना कि एम्प्लॉयमेंट जो कैसे होता है। आपने तो जॉब किया है ना, जॉब के लिए पूरा का पूरा प्रोफाइल आपको सब कुछ देना होता है अपने एम्प्लॉय को, और उसकी जॉब प्रोफाइल में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी वो सारी चीज़ें आपको बतानी होती है, सैलरी स्ट्रक्चर बताना होता है। रही बात एकोमोडेशन की, तो ये एकोमोडेशन तो बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, 1 महीने का नहीं 3-3 महीने के एकोमोडेशन प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि बेसिकली वो अगर कोई दूर से आता है तो कंपनियां इस तरह की हेल्प करती हैं। मैंने खुद काफ़ी सारी कंपनीज बदली हैं और उन सब कंपनियों बदलने के लिए वो अलग अलग शहर में गए और हर शहर में जाने से पहले मेरे को सारे अकोमोडेशन का डिटेल दिया गया कि आप कहाँ रुक सकते हैं, और उसके बाद में मैंने अपना अकोमोडेशन अरेंज किया। मैडम यही था आपका प्रोफेशनलिज्म, इसीलिए आपने अपने क्लोथिंग की रेंज जो ना बहुत ही ज़्यादा हाई रखी थी। एक्सपेंडिचर तो आप कुछ कर नहीं रहे, उसके बाद में इतना ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन उसके साथ में। दूसरा, पहले दिन से ये हरेसमेंट शुरू हो गया, ये बल्कि इसको कहते हैं शोषण करना। पहले दिन से ही उसका शोषण शुरू हो गया। सानिया मुंबई पहुंची और वो कहती है कि वो अपने टिकट पे गई थी। इसका मतलब यह है कि मैडम ने वो टिकट अरेंज नहीं किया था, जबकि प्रोफेशनली देखा जाए कि इसके लिए पूरा टिकट अरेंज किया जाता है। इस लेवल के लिए ये काम करने के लिए लड़की जा रही थी। सानिया को इसके लिए आइदर 2nd क्लास एसी या फिर फ्लाइट का टिकट होना चाहिए था। और मैडम को क्या है, लगता है लोगों का फ़ायदा उठा लेंगे, उनसे काम करवा लेंगे। जैसे इंटीरियर डेकोरेटर को बुलाया और उससे काम करवाया और फिर जब नहीं अच्छा लगा उसको लात मार के बाहर कर दिया।
ऐसे किस्सों की कमी थोड़ा है इनके साथ में। पहले भाई बनाया, भाई भाई किया, उसके बाद वो बिग बॉस जीता, उसके बाद में उसको भी लात मार दिया। तो ये तो इनकी फितरत में बहुत पुराने टाइम से था। मुझे समझ में नहीं आया आज की डेट में लोगों के आंखों पर कैसे पर्दा गिरा हुआ है। जिस तरीके ये बार बार हरकतें करते हैं उसके बाद में भी उनकी आंखें नहीं खुलती। और सानिया ने भी क्यों करके इनको इतना अच्छा समझा। जब इतनी ट्रोलिंग हो रही थी तो कुछ तो सोचना चाहिए था, ये जो फैक्ट्स हैं ये हैं या नहीं। बिग बॉस का एग्जाम्पल भी सामने ही था। अब भी आंखें खोल लो, नहीं तो और इसके विक्टिम बनेंगे या ये कि और लोग इससे भ्रमित होंगे और इनके हाथों या तो सताए जाएंगे या फिर पीड़ित होंगे। जैसे ही सानिया वहाँ मुंबई पहुंचती है तो उसको मैडम के मम्मी के फ्लैट में एक रूम दे दिया जाता है। हाँ, वो रहना शुरू कर देती है और उसको वो डिस्कशन करती है कि मैडम मेरे को किस तरह से काम करना होगा। तो उसको बताया गया कि आपको काम करने के लिए यहाँ पे डिजाइनिंग करनी होगी। इसके बाद में मैडम का जो प्रोफेशनल वर्क बिल्कुल भी नहीं था। वहाँ पे उनका कोई ना तो कोई ऑफिस था, ना कोई स्टोर था, ना कोई और कोई सेटअप था। यानी मैडम जो सारी चीजें हवा में कर रही थी। मैडम ने अपने जो कपड़े थे स्टिच करने के लिए किन्हीं लोगों को दे रखे थे। वो टेलर मास्टर का नंबर वगैरह और उसको दिखाया गया कि ये टेलर मास्टर हैं जो कि हमारे कपड़े और ये सब करते हैं। इसके अलावा मैडम की जो फेवरेट लेस हैं वो सारी घर में रखी हुई थी या कुछ उन टेलर्स वगैरह के पास में भी थी। इस जैसा सानिया ने बताया कि इसके अलावा किसी का कोई एंगेजमेंट नहीं था, एक दो लोग यही लोग काम करते थे। उसको ये बताया गया कि अगर टेलर मास्टर का नंबर ये है, अगर वहाँ कहीं जाना हो या कुछ करना हो, कोई ऐसा काम हो तो आप डी दादा से बात कर सकते हैं और डी दादा वहाँ पर लेकर जाएंगे। और डी दादा ने ऐसा किया भी। वहाँ पर उसने आईपैड पे अपने बैठकर कुछ डिजाइनिंग वगैरह बनाए जैसे जैसे मैडम ने सजेस्ट किए और वो डिजाइनिंग मैडम से डिस्कशन हुए, फाइनल हुए। इस बीच में वो बार बार उनके साथ में जो टेलर मास्टर और बाकी लोग थे उनके साथ में बातें करती रही और उनको हैंडल करती रही। नॉर्मली मैडम जो उसको बिल्कुल टाइम नहीं देती थी, वो अक्सर जो व्हाट्सएप पे ही बातें करती थी और उसको अगर कहती थी कि मैं आपके पास ऊपर मिलने आ जाऊं तो वो मना कर दिया करती थी कि नहीं, दिस इज़ नॉट ए राइट टाइम एंड आई एम बिजी, वी विल टॉक लेटर और इन द मॉर्निंग। ये कहती है कि मैं डेली मॉर्निंग में उनसे बात किया करती थी व्हाट्सएप पे कि उसको क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद में एक बार मैडम ने बैठकर ये कहा कि भाई हमारे पास में कोई एम्ब्रॉयडरी और इन सब के लिए नहीं है, तो आप ऐसा करो कि कोई कारीगर वगैरह ढूंढो। तो इसने कहा कि मुंबई में मैं ज़्यादा जानती नहीं हूँ। हमने कहा कि नहीं आप देखो अगर कुछ कर सकती हो। तो उसने फिर भी उसने हामी भर लिया कि ठीक है मैं ये भी देखूंगी। और उसने कोशिश करी अपने फ्रेंड्स वगैरह इन सब से बात करने की। हमने उसको मना किया कि लिंक्डइन यूज़ नहीं करोगी, नहीं कोई और सोशल मीडिया यूज करोगे इसके लिए, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो इससे हमारी बदनामी होगी। मीन्स उसको अपने आप ही इस तरीके से वहाँ ढूंढना था, कोई कारीगर ढूंढना था जो कि एम्ब्रॉयडरी वगैरह काम जानता हो। इसी तरीके से बातें करते करते 10 डेज हो गए और 10 डेज बाद में अचानक ही मैडम आती हैं और आके कहती हैं कि तुमने आज तक किया क्या है, तुम सिर्फ यहाँ पे पड़ी हो, तुमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, तुमने अभी तक जो है एम्ब्रॉयडरी वाला कारीगर नहीं देखा, काम कैसे चलेगा, इस तरह से काम नहीं चलते हैं। और कहा कि इस तरह से तो हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। सानिया अचानक ही इस तरह का रूप देखकर बिल्कुल दंग रह गई। हाँ, एक चीज और बीच में हुई थी। जब ये यहाँ पर सानिया आई थी तो इसके पेरेंट्स इसको छोड़ने आए थे और जब पेरेंट्स छोड़ने आए थे तो हमारे मैडम और जनाब दोनों उनसे मिले थे। जनाब ने यहाँ तक कहा था, उसकी मदर ने ये कहा था कि प्लीज़ मेरी बेटी अब आपके पास में, अब आप इसका ध्यान रखिएगा। तो ये जनाब के वर्ड्स थे कि नहीं आप चिंता ना करें, हमने आप ही समझ लीजिए हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। आप ऐसा समझिए जैसे हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है। और जनाब और मैडम किसको अडॉप्ट करते हैं, उनका कितना ध्यान रखते हैं, ये तो किसी से छुपा हुआ नहीं है। एक नहीं 2 बच्चे इन्होंने अडॉप्ट किए और वो आज की डेट में क्या कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, ना ही उनका कुछ डेवलपमेंट हो रहा है और पूरी तरीके से डब्बा की गुलामी में लगे हुए हैं। उन बच्चों का ही नहीं, उनकी माँ का भी पूरी तरह से शोषण हो रहा है। तो जब जनाब ने इतनी बड़ी बात कह दी कि आप ये समझ लीजिए कि हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, तो उसकी मदर और फादर खुश होके और इत्मीनान के साथ में वापस चले गए। और इस एडॉप्टेड एम्प्लॉय का इन्होंने किस तरह से ध्यान रखा 10 दिन में आप देख चुके हैं। ये मैडम ने जिस तरह से रूड तरीके से उससे बात करी, उससे वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और वो बिल्कुल शॉक हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। अब यहाँ मैं अपना कमेंट ऐड करूंगा, भाई मैडम ने क्या सोच के उसको यहाँ रखा था, उसको सीईओ बना दिया था क्या कंपनी का, जब उसको ये कहा गया था कि वो किसी भी तरह का डिसीजन नहीं ले सकती, उसको डिसीजन के लिए उससे पूछना पड़ेगा, मैडम से पूछना पड़ेगा, और कहीं काम के लिए कोई और बात करनी है तो वो डी दादा से बात कर सकती है। अब डी दादा से तो वो डिसीजन ले नहीं सकती थी, तो क्या उसको इन्होंने सीईओ बना दिया था क्या कंपनी का।
उसके बाद में उसको आके ये पूछ रहे हैं कि भी तुमने कुछ नहीं किया, तुमने अभी तक कारीगर नहीं ढूंढ के दिया। वो कोई एचआर तो थी नहीं जो जिससे उसकी पूरी की पूरी टीम को अरेंज किया जाता। एक न्यू कमर जिसने अभी अभी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है और जिसका सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ उसकी डिजाइनिंग स्किल के ऊपर हुआ था, फिर उससे इस तरह के सवाल कैसे किए जा सकते हैं कि उसने कारीगर ढूंढा कि नहीं ढूंढा। टीम बिल्ड करना उसका काम होता है कि जो उसकी नया सेटअप डालता है उसी की जिम्मेदारी होती है कि पूरा टीम और स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना और उसके बाद में टीम के ऊपर छोड़ना। इसके बाद में टीम से टाइम टाइम पे मीटिंग करना और उनकी प्रोग्रेस को रिव्यू करना, आगे के अपने प्लान बताना, डायरेक्शन डिसाइड करना, डेली के टारगेट उनके देना और मंथली टारगेट देना कि ये सारे काम हमको चाहिए आपसे। तो यहाँ कुछ भी प्रोफेशनल नहीं था, सब कुछ ऐसा चल रहा था, बस घर घर के अंदर ही चल रहा था और ये ऐसा लग रहा था जैसे खेल खेला जा रहा है उसके साथ में। और इस तरीके से मैडम ने उसको उस दिन जो बोल दिया कि भाई हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में बिल्कुल ही ब्रेक डाउन हो गया सानिया का और सानिया बहुत ज़्यादा रोती रही और उसने अपने फ्रेंड से बात करने की कोशिश करी। उसने उसे कंसोल किया कि कोई और गड़बड़ ना कर सके वो। उसके बाद उसने रात भर कितने सारे मैसेज किए, उसके बाद में नेक्स्ट डे भी मैसेज किए, लेकिन मैडम ने वो सारे मैसेज देख लिए और उसके बाद बात नहीं करी। उसके बाद में ज़्यादा बात करने पे ये कहते अब कुछ बचा नहीं है बात करने के लिए और हम बात कर चुके हैं, तुम मेरे एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी। अरे भाई 10 दिन में कौन एक्सपेक्टेशन देख लेता है, कौन ये देख लेता है कि वो करने लायक है या नहीं है। कंपनीज में भी कम से कम 3 मंथ्स का आज भी डेट में टाइम दिया जाता है कि आप परफॉर्म करके दिखाएं, उसके बाद में आपसे बात की जाती है आपकी डिलीवरी की। पहले ये वाला टाइम कम से कम 1 साल हुआ करता था, 1 साल बाद में परफॉर्मेंस के बाद में पूछा जाता था, लेकिन आज की डेट में ये इतना शॉर्ट हो गया है कि 3 महीने में ये डिसाइड कर लिया जाता है कि एम्प्लॉय उनके काम का है या नहीं है। जो प्रोबेशन पीरियड वाला जो 6 मंथ का टाइम होता है, आजकल कंपनियां जो है उसका भी इंतजार नहीं करती हैं और 3 मंथ्स में डिसाइड कर लेती हैं कि ये जो पर्सन है, ये जो एम्प्लॉय है, ये हमारे काम का है कि नहीं है। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो नए लड़का लड़की हैं, जो आज की डेट में न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, सबको तो बहुत अच्छे वेंचर नहीं मिलते, तो बहुत सारों को इस तरह के सेटअप्स मिलते हैं, तो उनको केयरफुल रहना चाहिए अपने अधिकारों के लिए, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं शॉर्ट में बताता हूँ, तो मैडम ने सिर्फ और सिर्फ उसको यही कहा कि भाई मैं आपकी टिकट करा देती हूँ। जब उसने बहुत ज़्यादा मिन्नतें करी तो उसको बताया कि मेरे पास अब टाइम नहीं बचा है, मैंने एक शो ज्वाइन कर लिया है, सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, और मैं अब कुछ महीने के लिए बिजी रहूंगी, तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती हूँ। तो अब आप समझ गए असली वजह जो निकल के आई मैडम की ये थी, क्योंकि मैडम के पास में ना इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना ही कोई सेटअप था, ना ही अब उनका इंटरेस्ट रह गया था कि वो आगे इस लेवल को चलाएं। क्योंकि इतना सब करने के बाद में भी इतनी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी मैडम की उन कपड़ों के लिए, इन सब के लिए, तो आगे चलाने की हिम्मत कैसे हो सकती थी। और फिर उसी टाइम में इनको ये शो मिल गया, तो शो ज़्यादा उनके इंटरेस्ट का था, ना कि वो अपना लेवल। इसीलिए मैडम ने रातों रात डिसाइड कर लिया कि भाई ये एम्प्लॉय हमें नहीं चाहिए। उसको बार बार ये कहा गया कि मैं आपकी टिकट बुक करा देती हूँ, उसने मना किया टिकट बुक कराने के लिए और उसके बाद में उसने वो घर छोड़ दिया। अभी उसने यही कहा कि मैं घर नहीं जा रही हूँ, मैं मुंबई में हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं फिर दोबारा काम कर सकती हूँ। इसके बाद में वो अपने फ्रेंड के यहाँ शिफ्ट हो गई और काफ़ी दिन तक उसने कोशिश करी कि मैडम से बात हो सके और फिर दोबारा से वो ज्वाइन कर सके। तो कुछ दिन बाद में उसके पास एक व्हाट्सअप कॉल आता है जो बेसिकली अननोन नंबर से आया था, और उस कॉल को उसने उठाया तो उससे बात हुई कि मैं मैडम का लेबल वाला वर्क जो है मैं देख रही हूँ और अब से जो है मैं ही इसकी इंचार्ज हूँ, तो आपको कोई भी बात करनी होगी आप मुझसे बात करेंगे, अगर आप काम करना चाहते हैं तो हम आपको फिर दोबारा से काम पे कर सकते हैं। लेकिन उसी टाइम में उसको ये एहसास कराया गया कि वो बिल्कुल बेकार थी, उसने कुछ भी टाइम नहीं दिया और उसने टाइम पूरा बर्बाद किया, उसकी कोई स्किल नहीं है। इवन देन हम जो सेकंड चांस देने को तैयार हैं, इस बात के ऊपर इस बार उसने पूरे आर्गूमेंट्स किए कि मैं कैसे बेकार हो सकती हूँ जब मुझे डिसीजन लेने की पावर नहीं थी और मैं क्या डी दादा से डिसीजन लूँगी। और इसको ये भी ताना मारा गया कि हर समय डी दादा के साथ में जाना तो कोई मतलब की बात नहीं है, और तुम आज देखने के लिए तैयार हो कि भी एम्ब्रॉयडरी के लिए कहाँ से वो वर्कर मिलेगा, तो फिर पहले क्यों नहीं तैयार हुई, पहले क्यों आपने टाइम बर्बाद किया। तो यहाँ पे एक प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके उससे काम लेने की कोशिश की गई। और इस बार सानिया जो सचेत थी, इसने कहा कि जो भी मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है और जो भी मेरी प्रोफाइल है वो आप मेरे को पेपर पर लिख कर दीजिए, उसके बाद में मैं आपको ज्वाइन करूंगी। उसको हाँ बोलने के बाद में भी उसको वो अभी तक वो प्रोफाइल नहीं मिली। सानिया ने अपने एक के बाद एक 2 वीडियो डाली हैं जिसमें ये सारी कहानी बताई है। उसने अपना हरेसमेंट लेवल भी यहाँ पे बताया है कि किस तरह से उसका हरेसमेंट हुआ, और उसने आज तक अपने मदर फादर
को ये नहीं बताया कि उसके साथ में क्या हुआ है, क्योंकि वो इस तरह के विश्वास में थे जिस तरह का विश्वास जनाब ने दिया था कि हमने इसे अडॉप्ट किया है तो ये बहुत बड़ी बात होती है, यानी इसको अपनी बेटी की तरह से, अपने बच्चे की तरीके से हम रखेंगे और इसका ध्यान रखेंगे। बट इसके बाद में कुछ भी नहीं हो सका। उसका सिर्फ और सिर्फ हरेसमेंट किया गया, डिमोटिवेट किया गया उसको, और प्रेशर टैक्टिक्स यूज करके उसको कंपेल करने की कोशिश की गई कि वो जिस तरीके से भी है वो उनके साथ काम करे, आइदर डिजाइनिंग वर्क करे जैसे कि फ्रीलांसर करते हैं। ये जो मैडम थी, ये मैडम ने भी, मतलब ये जो इंचार्ज मैडम थी, इन्होंने भी कुछ इसमें फर्दर उसकी हेल्प नहीं करी। हुआ ये होगा कि जिस तरह से मैडम सेलिब्रिटी मास्टर शेफ में बिजी हो गई तो उनके पास जब टाइम नहीं था तो उन्होंने अपना जितना भी कपड़ा बना हुआ है उसको बेचने के लिए, उसको चलाने के लिए ये मैडम को हायर किया होगा और वही उसकी स्टोर को देख रही होंगी। अगर देखा जाए तो आज भी DKI में 30% ऑफ जो ईयर एंडिंग सेल थी वो अब फरवरी तक भी चल रही है। ये अपने आप में काफ़ी हद तक बहुत बड़ा सबूत है इस बात का कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है और ना ही उसकी कुछ सेल आ रही है ना कुछ हो रहा है। इतने हाई ओवर प्राइस्ड कपड़े कौन खरीदेगा, इसीलिए वो कपड़े बिक नहीं पा रहे हैं। इसलिए 30% सेल भी जो उनकी काम नहीं कर रही है और उसको प्रोलॉन्ग किया हुआ है जिससे कि जितना स्टॉक बना हुआ है वो स्टॉक धीरे धीरे निकाल सकें। तो इसी में एंगेज करने के लिए वो एक लड़की को रखा गया जो बेसिकली यही सब देखेगी, ऑर्डर्स वगैरह को देखेगी, डिस्पैचेस वगैरह कराएगी और बाकी के छोटे मोटे काम देखेगी। ये हैं मैडम के कारनामे। ये मैडम के कारनामे हैं कि किस तरीके से ये अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में व्यवहार करती हैं। नॉन प्रोफेशनल तरीके से अपना ब्रांड लॉन्च किया, ना ही उसका कोई स्ट्रक्चर है, ना ही कोई उसका प्रॉपर सेटअप है, ऑफिस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको दिखाते हैं, एक स्टोर दिखाते हैं, वो पता नहीं छोटी सी जगह कहाँ ले ली होगी, लेकिन एम्प्लॉय के नाम पे या ये स्ट्रक्चर के नाम पे, सेटअप के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये आपका बिजनेस है, आप जैसा रन करना चाहते हैं वैसा रन कीजिए, पर दूसरों का हरेसमेंट करना, दूसरों को प्रताड़ित करना, शोषित करना, ये कहाँ की बात है। और यही नहीं, ये इनकी फैमिली में सबसे ज़्यादा है। वो चाहे इनके यहाँ डेकोरेटर आए कोई या वो कारपेंटर आए, और यही नहीं, डब्बा के यहाँ भी। और वो जो है फनी तो इससे भी बहुत आगे निकल चुका है। वो तो जितने लोगों से काम कराता है उनसे किस तरीके से काम कराता है आपने व्लॉग्स में देख लिया होगा। एक जो कारपेंटर इनके यहाँ काम करता था उसको 3 महीने तक उसने पैसे नहीं दिए, आखिरकार उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में उसके घर के लोग आए जो पैसे मांग रहे थे और उसके बाद में ये उनके घर पैसे देख रहा है, ऐसे एहसान दिखाकर कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारा फ़र्ज बनता है। अरे फ़र्ज तुम्हारा तब बनता था जब उसने काम ख़त्म किया था तो तुरंत आपको पैसे दे देने थे। अगर वो नहीं भी आया मांगने तो आपको बुलाकर उसको पैसे देने थे। उसका कोई छोटा मोटा काम नहीं था, उसने 3 महीने बराबर काम किया था, उसके बाद में भी उसके पैसे नहीं मिले। अपने ड्राइवर से किस तरह से बात करता है ये आप सबको पता है अच्छी तरह से। सानिया इसी धोखे में आ गई कि ये अपने एम्प्लॉयज़ का कितना ध्यान रखते हैं, खासतौर से मैडम और जनाब। और इसके अलावा ये व्लॉग में दिखाते हैं ना, चाहे फुकसानाबाजी हो या डी दादा हो, इन सबका कितना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि इनके बर्थडे मनाते हैं, इनके ये करते हैं, लेकिन जिनको लात मार के निकाल देते हैं उनका कभी नाम तक नहीं लेते। तो ये है मैडम का एक और चेहरा जिसके ऊपर से आज पर्दा हटा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? ये कोई तरीका था अपने एम्प्लॉय से काम कराने का? क्या ये प्रोफेशनल वर्क था? किस तरीके से उस लड़की को डिमोटिवेटेड किया गया और बहुत ज़्यादा हरेसमेंट किया गया घर में रख कर भी। उसको कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरीके से नहीं दी गई और उसके बाद में सवाल भी उसी से किए गए जैसे कि वो CEO है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।